Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. So friends, 50th GST काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, वो आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीजों के रेट्स चेंज हुए हैं, जैसे ये अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स है, इसमें 5% रेट लगेगा। और यहाँ पे इन्होंने जो 5% रेट लगाया है वो बोला एज इन बेसिस। ठीक है, तो पहले किसी ने शायद ज्यादा भी पे किया होगा, जो जिससे ज्यादा पे करते उसको रिफंड नहीं मिलेगा, कम भी पे किया होगा बिकॉज इस पे बड़ी सारी एडवांस रूलिंग थी, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि वो एज एन बेसिस पे रहेगा। अब इसमें शायद वो कोई ऑर्डर निकालेंगे कि जिन्होंने पे नहीं किया उनको इस डेट तक पे करना है, तो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ऐसे ही मेडिसिन जो हैं वो बड़ी सारी कैंसर ट्रीटिंग मेडिसिन हो गई, उनके ऊपर गवर्नमेंट हैज गिवन एग्जेप्शन। अब इसमें एक चीज है, जो सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन होता है बाय एग्रीकल्चरिस्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं ना, वो भी ऑल्दो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, ऑल्दो उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसे थे जो रिवर्स चार्ज में, उनको करना क्या था कि एग्रीकल्चरिस्ट से जो वो कॉटन का सप्लाई ले रहे थे उस पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करके आईटीसी लेना था। अब बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऐसा कर भी रहे थे, और ऐसे भी बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी थे जो नहीं कर रहे थे, बिकॉज जीएसटी नया नया आया था और बहुत सारे लोगों को इस चीज की समझ नहीं थी। तो व्हाट दे हैव डन कि, और ऐसा भी हुआ कि 17, 18, 18, 19 के नोटिस आ गए। इनफैक्ट बहुत सारे रिवर्स चार्ज के लोगों को नोटिस आए भी हुए हैं, जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी तो पे करना है, बट आईटीसी लेने की जो डेट है वो जा चुकी है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड, जब सरकार बोल रही कि इस इश्यू को एज एन बेसिस रेगुलराइज करेगी, तो हो सकता है कि जहाँ पे देखो, जहाँ पे आपने पे कर दिया वहां पे तो रिफंड नहीं मिलेगा, जहाँ पे नहीं किया वहां पे आई थिंक दे वुड से कि यू डोंट नीड टू पे नाउ। एंड ऑल्सो इसमें बनता भी नहीं था, क्योंकि अगर वो पे भी करते तो पे करके दे कुड हैव टेकन आईटीसी, तो देखा जाए तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू लॉस तो हुआ नहीं। तो ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अब इस चीज में, इस स्पेसिफिकली सेक्टर में एक तरह से राहत दी गई है लोगों को। ठीक है, और बहुत सारे जो गुड्स हैं उनके रेट भी कम करे गए हैं। ठीक है, एक यूटिलिटी व्हीकल जो आपके कार्स होते हैं, एसयूवीज एमयूवीज होते हैं, उनके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा चेंज आया है। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहले तो अगर अभी आप देखोगे तो उसमें जो जीएसटी रेट है 28% का, और जो सेस है वो 22 या 20% लगता है। 22 अगर वो 52B में आ जाता है, अदरवाइज 52A में अगर वो फॉल करता है तो 20% का रेट लगता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या इन्होंने गवर्नमेंट ने किया कि सबसे पहले तो दे हैव, अगर आप 52B एंट्री पढ़ोगे तो यहाँ पे जो है वो बोलता है कि मोटर व्हीकल जो 1500 सीसी के हैं एंड दे आर नोन एज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। सबसे पहले तो ये लड़ाई चलती रहती थी कि एसयूवी है या एमयूवी है, अगर एसयूवी है तभी वो इसमें फॉल करेगा, अगर एसयूवी नहीं है तो इसमें फॉल नहीं किया करेगा। तो उसको इन्होंने खत्म कर दिया। दे आर सेइंग कि भाई चाहे वो एसयूवी हो चाहे वो एमयूवी हो, तो वो चीज को हम खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एसयूवी वाली कंडीशन हटा दी। अब इन्होंने जो कंडीशन रखी है वो 4000 mm की लेंथ, इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm। और इन्होंने बोला कि जो ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात कर रहे हैं वो अनलैडन कंडीशन, अनलैडन और लैडन क्या होता है, लैडन मींस झुका हुआ, ऑब्वियसली जब एक व्हीकल में लोग बैठ जाते हैं तो वो झुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो 170 mm की जो हम कंडीशन देखेंगे ग्राउंड क्लियरेंस वाली, वो हम देखेंगे अनलैडन कंडीशन में। अच्छा, ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि ये एक एडवांस रूलिंग आई थी टाटा मोटर्स की। उसमें बोला गया था कि जो ये 170 mm वाली जो कंडीशन होगी ये लैडन स्टेट में देखी जाएगी, अनलैडन स्टेट में नहीं देखी जाएगी। तो अब उसको दे आर क्लैरिफाइंग कि नहीं भाई वो अनलैडन स्टेट में देखी जाएगी। इसमें ये चीज और है कि ये बिकॉज सिंस इट इज अ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन है, और तो क्लैरिफिकेशन तो गवर्नमेंट कहती है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि वो रेट्रोस्पेक्टिव होगी या प्रोस्पेक्टिव होगी। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जिसमें जीएसटी रेट कम करे गए हैं, और ज्यादातर वो चीजें ऐसी हैं कि जो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है एंड जो कि पब्लिक यूज करती है एट लार्ज, तो उन सारी चीजों पे जीएसटी रेट को कम किया गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक
जीटीएस के केस में ट्रेड फ्रेंडली मेजर है। ट्रेड फ्रेंडली मेजर क्या है कि जीटीएस को हर साल, सबसे पहले जीटीएस के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करें, चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट करें। रिवर्स चार्ज में उनको नहीं पे करना, फिर जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटी पे करना है अपनी जेब से। तो अब उसमें एक, उसके लिए अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना चाहते हैं तो उसके लिए दे हैव टू ऑप्ट। पहले ऑप्ट करने का जो ऑप्शन था वो हर साल था, अब उन्होंने चेंज कर दिया कि एक साल अगर आप ऑप्ट कर लेते हो तो विल अज्यूम कि आप उसी ऑप्शन को अगले साल भी कंटिन्यू करना चाहोगे, कैरी फॉरवर्ड करना चाहोगे, अनलेस अंटिल यू ऑप्ट आउट और यू से दैट यू वांट टू चेंज इट। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड फ्रेंडली मेजर है कि क्योंकि आपको अनलेस जरूरत नहीं है अगर फॉर्म फाइल करने की तो आप नहीं करोगे, तो एक इन्होंने एक तरह से फॉर्म कम कर दिया, विच इज गुड। और उसकी ड्यू डेट भी एक्सटेंड कर दी है, पहले जो ड्यू डेट थी वो 15 मार्च थी, उसको 31 मार्च कर दिया गया। अब एक चीज और है कि डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है वो अगर पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी में दे रहा है, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, तो वो आरसीएम में नहीं आएगा। अब होता क्या था पहले, देखो सपोज एक डायरेक्टर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को दी हुई है और उस पर वो रेंट चार्ज कर रहा है, तो देखा जाए तो वो एज अ डायरेक्टर वो सर्विस नहीं दे रहा। ठीक है, उस केस में वो रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन में नहीं आना चाहिए। बट अब इसमें ये झगड़ा चल रहा था बिकॉज डिपार्टमेंट यूज्ड टू से कि नहीं लगेगा, एंड पीपल वर आल्सो पेइंग बिकॉज वो जीएसटी पे करके इनपुट ले लेते थे। तो अब उसमें क्लैरिफिकेशन आ गई कि सपोज, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि अगर सपोज एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट डायरेक्टर ले रहा है, वो आरसीएम में नहीं आएगा। ठीक है, अनलेस अंटिल अगर डायरेक्टर रजिस्टर्ड है तो वो खुद से कलेक्ट करेगा, बट कंपनी को आरसीएम में पे करके इनपुट लेने का ऐसा रिक्वायरमेंट अब नहीं रहा। लेकिन दूसरी चीज, सपोज डायरेक्टर ने एक बोर्ड मीटिंग अटेंड की, ठीक है, वो उसने इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर अटेंड की, तो जब बोर्ड मीटिंग अटेंड की इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, उसके लिए उसने सिटिंग फीस चार्ज की, ऑब्वियसली दैट वुड कम इन द परव्यू, और उसके ऊपर कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करके फिर इनपुट लेना रहेगा। ठीक है, ये भी एक ट्रेड फ्रेंडली मेजर था। सिनेमा हॉल्स के लिए इन्होंने एक ट्रेड फ्रेंडली मेजर निकाला कि अगर आप क्योंकि जो रेस्टोरेंट से सर्विसेज आप लेते हो वो उसके ऊपर 5% का रेट है, अगर सिनेमा हॉल, क्योंकि सिनेमा हॉल की जो टिकट है उस पे उसका जो रेट है वो 28% का रहता है। तो अब इन्होंने एक बात बोली कि अगर आप सिनेमा हॉल से फूड और बेवरेजेस लेते हो, ठीक है, तो उसको हम एज अ रेस्टोरेंट सर्विसेज लेंगे as long as they are supplied by way of part of restaurant services, और वो सिनेमा हॉल के जो टिकट से इंडिपेंडेंट है। तो अब इसमें एक चीज ये है कि अगर आप सपोज टिकट के साथ ले रहे हो, ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि हम जैसे घर से निकले टिकट बुक कराते हैं, तो अगर आप जो भी ऐप है वो भी ऑप्शन देता है कि आप टिकट ले रहे हो और टिकट के साथ ही आप स्नैक्स वगैरह प्री ऑर्डर कर लो। ठीक है, तो अगर आप टिकट के साथ ले रहे हो तो ऑब्वियसली इट वुड कम इन द परव्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और that would be a tax on the rate of, because आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो सिनेमा हॉल की टिकट है, तो जो उसका रेट है वही पूरे सप्लाई पे लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अलग से सर्विस ले रहे हो, इंडिपेंडेंटली ले रहे हो, तो उसके ऊपर फिर 5% का रेट लगेगा। तो ये 5% का जो रेट लग रहा है वो एक अगेन ट्रेड फ्रेंडली मेजर है। अच्छा, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री पे दे हैव क्लैरिफाइड कि भाई 18% का रेट लगेगा और वो फुल फेस वैल्यू पे लगेगा। एंड इसमें जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने ये बात बोली है कि हमेशा से गेमिंग इंडस्ट्री पे जो रेट था वो 28% का था। And what this means, what they are saying, it is clarificatory in nature. Also they are going to bring an amendment in schedule 3 जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग को डाला जाएगा। ठीक है, अब ये जो डाला जाएगा एज अ एक्शनेबल क्लेम, वो भी जो डाला जाएगा वो इन क्लैरिफिकेशन डाला जाएगा। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो लास्ट 2017 जब से जीएसटी आया, क्योंकि जब एज अ क्लैरिफिकेशन डाला जाएगा तो अगेन वो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। तो गेमिंग इंडस्ट्री ने जो जीएसटी नहीं पे किया उनको चलो प्रोस्पेक्टिवली तो दे विल मेक चेंजेस इन देयर ऐप एंड दे विल कलेक्ट एंड दे विल पे, रेट्रोस्पेक्टिवली भी उसके ऊपर जो जीएसटी है उनको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड प्रोबब्ली विद पेनल्टी आल्सो।
तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज है एंड आई थिंक इससे पूरी जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो सब हिली हुई है, बट लेट्स सी व्हाट आउटकम कम्स। दिस इज गोइंग टू बी इंडस्ट्री इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें जो हाई कोर्ट की जो आई थी जजमेंट जो कि गेमिंग इंडस्ट्री के फेवर में आई थी और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आई थी, उसके लिए भी दे हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग बैटल फॉर गेमिंग इंडस्ट्री नाउ। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल फाइनली आ रहा है, फाइनली जो भी कंफर्म हुआ है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में 1 अगस्त से जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो आ जाएगा। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि सबसे पहले जो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल की वो होंगी सीट्स होंगी जहाँ पे हाई कोर्ट्स हैं जो जो स्टेट्स में, वहां पे सबसे पहले इनका रहेगा कि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल वहां पे आए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो फर्स्ट फेज में आएगा, फिर उसके बाद आगे के फेजेस में और जो स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे ब्रिंग द ट्रिब्यूनल। ओके, तो 1 अगस्त से आ जाएगा एंड व्हाट दे आर सेइंग कि आने के बाद 2-3 महीने में इट वुड कम इन द वर्किंग। 9(9)(c) पे रिलैक्सेशन है। अगेन देखो 9(c) के केस में तो वी नो की क्योंकि रूल्स में ही चेंजेस आ गए थे, तो 5 CR से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर तभी 9(c) फाइल करना होता है। तो 9 के लिए भी दे हैव सेड कि अगर आपकी 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो वही सेम चीज जो अभी तक एप्लीकेबल थी फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी एप्लीकेबल है। और जो रिलैक्सेशन टेबल्स में 9(9)(c) के टेबल्स में थी वो 21-22 में वही 22-23 में कंटिन्यू करी गई है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न। अगर आप लोग अभी चाहो तो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल, क्योंकि आई थिंक पोर्टल पे भी ऑन एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है वो आ गया है और अब इन्होंने फॉर्म्स टेबल्स भी क्लैरिफाई कर दी कि कौन से नेसेसरी है कौन से नहीं है। तो इफ समवन वांट्स यू कैन स्टार्ट फाइलिंग, बट आई थिंक आई वुड से नोटिफिकेशन का वेट कर दो, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप फाइलिंग करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और वारंटी रिलेटेड इश्यूज, क्रॉस चार्ज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटेड इश्यूज में भी कुछ क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। रिफंड रिलेटेड इश्यूज में भी कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। जब इस पे सर्कुलर आ जाएगा तो मैं और अच्छे से आपको वीडियो बना के बता दूंगी, ठीक है। और कुछ लीगल डिस्प्यूट जो हैं उन पे एम्बिग्यूटी हटाई जाएगी, तो विच इज ऑल्सो जब आपका सर्कुलर आ जाएगा तो क्लैरिफिकेशन आएगी तो वीडियो बन जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि 183 जो सर्कुलर नंबर आया था जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में अगर आईटीसी इन 3B एंड आईटीसी इन 2A का जो मिसमैच है उसके ऊपर जो सर्कुलर आया था उसको एक्सटेंड किया जा रहा है till December 31st December 2021। so basically 1st January 2022 से तो एक्ट में अमेंडमेंट आ गया था कि अगर सेक्शन 16 में अमेंडमेंट डाल दिया था कि अगर आपका जो आईटीसी है वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आप 3B में भी नहीं ले सकते हो। बिफोर दैट इट वाज रूल 36 सब रूल 4। तो अब उसके लिए भी ये लोग एक सर्कुलर लेकर आ रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग कि 183 सर्कुलर को ही एक्सटेंड करेंगे। तो अब इसमें ये है कि कहीं ना कहीं by bringing the circular they are saying कि जो रूल था उसकी कोई वैलिडिटी नहीं थी। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो लेट्स सी कि सर्कुलर कैसे आता है, क्या लिखा होता है उसमें, ये भी एक देखने वाली चीज है कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो सर्कुलर में किस तरह से ये लोग उसमें मतलब क्या किस तरह से लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। अगेन जो एमनेस्टी स्कीम है जो कि 30 जून को एंड हो रही थी उनकी ड्यू डेट अब एक्सटेंड कर दी है 31 अगस्त। और जो मणिपुर की स्टेट है बिकॉज वहां पे कम्युनल राइट्स चल रहे हैं तो वहां पे अगेन जीएसटी रिटर्न्स की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 जुलाई अप्रैल मई जून की, ठीक है। अच्छा, ई-वे-बिल मूवमेंट फॉर गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन उसके लिए दे आर मेकिंग रिकमेंडेशन एंड दे विल इंसर्ट अ न्यू रूल 138F। अच्छा जी, टोबैको एंड पान मसाला सेक्टर के केस में अब ये लोग because this is in mind of GST council that they want to bring a capacity based taxation। देखो जो टोबैको पान मसाला सेक्टर है यहाँ पे क्या होता है कि चोरी बहुत ज्यादा होती है टैक्स की, तो उसके लिए गवर्नमेंट के सेफगार्ड होती है कि वो एक कैपेसिटी बेस कर दें
प्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर हम प्रोटेक्शन बेस करते हैं तो चोरी होने का जो खतरा होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फिर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी जो कैपेसिटी होगी उसके बेसिस पे जीएसटी लगेगा। तो इस तरह के जो रूल्स हैं वो अब आ जाएंगे। तो अब इसमें जो है नया सेक्शन भी इंट्रोड्यूस होगा, नया प्रोसीजर भी इंट्रोड्यूस होगा, तो न्यू नोटिफिकेशंस आएंगी again, which is this is going to be very interesting and it is going to have a huge impact on tobacco and pan masala sector। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि देखो सबसे पहले तो व्हाट दे वांट टू डू, दे जो भी फेक रजिस्ट्रेशन ड्राइव हुई उसमें बहुत सारे फेक रजिस्ट्रेशंस निकले हैं, बहुत सारा रेवेन्यू लॉस भी पकड़ा गया है। तो उसमें दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि जो रजिस्ट्रेशन होता है दे वांट टू इंश्योर कि वो फेक ना हो, वो जेन्युइन हो। ठीक है, तो उसके लिए दे आर गोइंग टू अमेंड रूल 10A, जिसमें अब आपका क्या है कि मैंडेटरी हो जाएगा बैंक अकाउंट की डिटेल देना विद इन 30 days। ठीक है, वो तो अभी भी मैंडेटरी है, बट अगेन दे आर गोइंग टू डू अ सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन। अगर आप वैलिड बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं देते हो तो वो फिर आपका जो जीएसटी नंबर है वो उसमें सिस्टमैटिक सस्पेंशन दे आर गोइंग टू डू द सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने बैंक डिटेल नहीं दी ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा अगर आपने ये स्पेसिफिक कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया। ठीक है, बिकॉज अब तक क्या होता था, अब तक अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आप नहीं देते तो ऑल्दो वो वार्निंग मैसेज देता था बट अभी तक सिस्टमैटिक सस्पेंशन नहीं होती थी। अब दे आर गोइंग टू डू द सिस्टमैटिक सस्पेंशन। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें हैं कि अगर किसी ने वैलिड बैंक अकाउंट नहीं दिया तो उसमें ऐसा भी होगा कि अब आप जीएसटी 1 नहीं भर सकते, आईएफएस नहीं भर सकते। बेसिकली आपका क्या है कि आप आईटीसी पास ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंज है जो कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग। और उसके अलावा अब क्या है कि पौंडीचेरी में जो है दे आर गोइंग टू कंडक्ट रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन। अभी ये गुजरात में हुआ था, अभी पौंडीचेरी में भी करेंगे। और इसमें एक चीज और इन्होंने बोली कि आंध्र प्रदेश ने भी बोला है कि दे आल्सो वांट टू जॉइन द दिस। तो गुजरात, पौंडीचेरी और फिर आंध्र प्रदेश भी इसमें आ जाएगा। तो अगेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एंड दे आर गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स जस्ट बिकॉज टू कर्ब द फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है कि अब देखो पहले क्या होता है जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3 में अगर आपका कोई डिफरेंस है, सबसे पहले तो दे बॉट रूल 88C। ठीक है, रूल 88C में ये था कि अगर आपके जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस है तो दे आर गोइंग टू सेंड द इंटीमेशन। ठीक है, और वो इंटीमेशन जो जाएगी उसके बाद आपको डीआरसी 03 में टैक्स पे करना है। उसके लिए अब क्या है कि ये दे हैव गॉट अ स्पेसिफिक फॉर्म डीआरसी 1D। तो जो टैक्स रिकवरी होगी, रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, उसके लिए अब ये लोग स्पेसिफिक फॉर्म लेकर आ गए हैं डीआरसी 01D। अब क्या होगा, जो इंटीमेशन जाएगी वो डीआरसी 01B में जाएगी इंटीमेशन अगर आपका जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस है, और उसकी जो टैक्स रिकवरी होगी वो रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट होगा वो डीआरसी 01D में होगा। ये एक नया फॉर्म लेकर आए हैं। ठीक है, और इसी तरह से आईटीसी के लिए भी, यहाँ तो ये था आउटपुट के लिए कि अगर आपके जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर आईटीसी एज पर 2B और 3B में डिफरेंस है तो उसके लिए भी दे हैव गॉट न्यू फॉर्म विच इज, और उसके लिए नया रूल भी आया 88D, और उसमें नया फॉर्म भी नोटिफाई करा है डीआरसी 13। तो अब वो भी एक मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे अगर आपके 3B में और 2B में डिफरेंस है तो सिस्टम जनरेटेड नोटिस जाएगा लोगों के पास कि डिफरेंस क्यों है, और आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, सो अगेन मोर एंड मोर व्हाट दे आर डूइंग कि अब आपका जो आईटीसी है वो आपका 2B से लिमिटेड रहेगा। अच्छा, बहुत बार ये भी बोलते हैं कि मैम अगर 2B से लिमिटेड है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाले पर्सन ने टैक्स पे कर दिया, बट आप ये भी देखिए कि सामने वाले पर्सन पे जो सप्लायर है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि अगर आप का 3B में और 1 में मिसमैच है तो फिर उसके लिए जो आपका रूल 88C है वो
इंटरप्ले में आ जाता है, या फिर अगर उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, और भी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, जो कि हमने अभी पहले देखा, जो कि दे आर ब्रिंगिंग कि, तो उसमें फिर आपको IFF नहीं फाइल करने देंगे या GSTR1 नहीं फाइल करने देंगे। तो स्लोली एंड स्लोली व्हाट दे आर डूइंग कि सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाएगा, एंड अनलेस अंटिल आपका जो पर्सन है उसने रिटर्न फाइल नहीं की ठीक से, टैक्स नहीं पे किया, आपको भी अगर सप्लायर ने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर सप्लायर ने नहीं किया तो वो 2B नहीं फाइल कर पाएगा, अगर वो 2B में नहीं आएगा तो कस्टमर ITC नहीं ले पाएगा। तो ये सारी चीजों को दे आर लिंकिंग थ्रू दीज रूल्स एंड दीज फॉर्म्स, ठीक है। और अगर हाँ, पहले क्या होता था कि अगर किसी ने GSTR3 भी फाइल नहीं की तो उसमें फिर इंटीमेशन जाती थी 3A की। अब इसमें ये लोग GSTR9 और 9A के लिए भी लेके आ रहे हैं कि अगर किसी ने नहीं रिटर्न फाइल की, अगर एप्लीकेबल था और आपने फाइल नहीं की, तो उसके लिए इंटीमेशन जाएगी GSTR3A में, ताकि आपको वार्निंग जाएगी कि आप ये रिटर्न फाइल कर। और एक चीज और लेके आ रहे हैं OIDR के केस में, कि OIDR ने अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन से किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने OIDR से कोई सर्विस ली है, तो उस केस में OIDR को अपनी रिटर्न में उस रजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल देनी होगी। तो ये हेल्प करेगी गवर्नमेंट को ट्रैक करने की। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मैंने GoDaddy से सर्विस ली, तो GoDaddy क्या है कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो GoDaddy मुझसे GST कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है, और अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो GoDaddy मुझसे मेरा GST नंबर लेके बोल देता है कि अब आपको इसके ऊपर GST पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर GST पे करना है। तो अब व्हाट दे आर सेइंग कि GoDaddy को साथ ही साथ, ठीक है, वो मेरे से कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो GST है उसकी डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये ट्रांजैक्शन भी फिर मेरी 2B में रिफ्लेक्ट होगी कि आपने भाई ये इंपोर्ट की सर्विस ली है और उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में GST पे करना है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट दैट दे आर ब्रिंगिंग, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।